शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। आज मेनली दो एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा द हिंदू की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल मेनली फोकस करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारी न्यायपालिका की जो कमियां हैं उनके ऊपर। अभी हाल ही में हमने एक घटना देखे हैं, रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस चल रहा था, उसमें पहले जो डिसीजन दिया गया था उसको आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और देखा जाए यदि अपने पुराने डिसीजन को पलटा गया है, जिसके अंतर्गत देखिए जब भी किसी के ऊपर केस दर्ज किया जाता है तो पुलिस के द्वारा उसकी छानबीन करी जाती है, ठीक है, उसके द्वारा चार्जशीट फाइल करी जाती है, पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल करी जाती है। यदि वो पार्टिकुलरली टाइम पीरियड पर वो अपना काम नहीं कर पाई है और आपने अपराधी को जेल में डाल करके रखे हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार रहता है। आपने अपना टाइम पीरियड में अपना काम करे कि नहीं करे, पुलिस ने यदि नहीं कर पाई है तो एक काम करो, उसको छोड़ दो, उसको डिफ़ॉल्ट में बेल मिल जाएगी। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आप यदि किसी को चाह रहे हो कि नहीं अभी हमें इसको छोड़ना नहीं है, अभी इसको हम जेल में ही रखेंगे और आगे की हमें जांच और करना है, तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इन सब बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो मेनली यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है न्यायपालिका में कौन कौन सी कमियां नज़र आ रही हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। एक जो आलोचना करी जाती है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर व्यवस्था की है यहाँ पर। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर व्यवस्था हम किसको बोलेंगे? मास्टर ऑफ द रोस्टर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस विशेष पावर को बताता है जिसके अंतर्गत वो मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करता है। ये केस आया है तो इस केस के लिए ये तीन आदमी बैठेंगे, इस प्रकार से वो पीठों का गठन करता है। जहाँ तक मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने का प्रश्न है तो मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जजों को एक समान पावर मिली है। अब तीन आदमी को हमने केसेस दे दिए हैं कि आप तीनों इसकी सुनवाई करेंगे। उस मामले में चाहे सीजेआई हो चाहे उनकी सुनवाई करने वाले न्यायाधीश हों, उसमें भले ही सीजेआई ना बैठा हो, लेकिन देखा जाए तो पावर एक समान ही है। हालांकि जहाँ तक सर्वोच्च अदालत में एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मुख्य न्यायाधीश को समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। इक्वल्स तो आप कह दे रहे हैं, लेकिन यदि हम सबसे पहले यदि कहें कि सबसे पहले कौन आएगा तो हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। अब ये जो मास्टर ऑफ द रोस्टर व्यवस्था है इसकी कुछ कमियां हैं, ठीक है। अन्य देशों से जैसे कि हम तुलना कर लें, सर्वोच्च न्यायालय में अभी 26 न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी 26 जज हैं जो मुख्य रूप से 2 बेंचों में बैठते हैं। वहीं यदि हम अमेरिका में देखें तो सभी 9 जज एक बेंच में बैठते हैं, जबकि इंग्लैंड में 12 जज 5 पैनल में इनकी बैठक करते हैं, ठीक है। 5 पैनल में इनको बांट दिए हैं कि एक पैनल ये सुनवाई करेगा, दूसरा पैनल ये सुनवाई करेगा। तो इंग्लैंड में यहाँ मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मामलों की चयन की शक्ति काफ़ी सीमित है, ठीक है। उसको इंग्लैंड में देखा जाए तो ज़्यादा पावर नहीं दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मामलों के सिलेक्शन से रिलेटेड। हमारे भारत में ना तो अमेरिका के जैसे एक सिंगल बेंच है और ना ही इंग्लैंड के जैसे मुख्य न्यायाधीश के सीमित अधिकार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र डेमोक्रेसी में भारत को 2 अन्य महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों से सीख लेते हुए मास्टर ऑफ द रोस्टर की इस व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इनकी शून्य जवाबदेहिता है। एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था जिसमें अधिकांश मामलों में सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा किए जाने की बजाय अलग अलग जजों द्वारा करी जाती है। एक गड़बड़ी यहाँ हो जा रही है।
जहां पेंडिंग पड़े मामलों की संख्या लाखों में है, जहां जजों का व्याख्यात्मक दर्शन अलग अलग है। मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो पावर है और उसका उपयोग है, इससे सीजीआई समकक्षों में प्रथम व्यवस्था से आगे निकलते हमें नजर आते हैं। सबसे बढ़कर ये है कि सीजीआई का ऑफिस किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। मैं क्या डिसीजन दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मान लिया जाए कि किन्हीं दो परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही आरोप लगे हैं और वो स्वयं के मामले की सुनवाई के लिए जजों का एक पैनल बना ले। आप खुद सोचिए, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, मैं सीजीआई हूं, अब मुझे पैनल बनाना भी मेरा ही काम है। तो आप सोचिए ना, आप तो अपने हिसाब से पैनल बना लोगे कि ये 2-3 आदमी अच्छे हैं, मैं इनको दे देता हूँ ये वाला केस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ तब तक आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं जब तक कि सरकार की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज मुहर नहीं लगा देता है। फिर भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर पद्धति में सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसको इतना ज़्यादा डिटेल में इसीलिए देखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उल्लेख एडिटोरियल में मास्टर ऑफ द रोस्टर व्यवस्था का ही किया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर बात करी जाती है, उतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस तो नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज़, नई चीज़ हमें और भी ज़्यादा दिखाई देगी, ये है माइनॉरिटी ओपिनियन। तो माइनॉरिटी ओपिनियन हम किसको बोलेंगे? एक ऐसा ओपिनियन होता है एक्सप्रेस्ड बाय वन और मोर जजेस। एक जज अपनी कोई राय रख रहा है, या फिर 2 जज बैठे हैं, 4 जज बैठे हैं, 3 जज बैठे हुए हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। Who disagree with the decision made by the majority, it is known as a dissenting opinion। इसको हम डिसेंटिंग ओपिनियन भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या बताया जा रहा है कि देखिए, माइनॉरिटी ओपिनियन हम उसको बोलेंगे, माइनॉरिटी को आप एक छोटा समझ लो, छोटे जो लोग हैं, कम जो लोग हैं, वो किसी राय से डिसएग्री कर रहे हैं। जैसे कि कोई बेंच किसी चीज़ की सुनवाई कर रही है, 7 लोगों की बेंच है, ठीक है। अब 7 में से 4 कह रहे हैं हाँ मैं, और 3 कह रहे हैं ना मैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? माइनॉरिटी ओपिनियन बोल देते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी ओपिनियन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे करके होती है, कैसे करके उनका सिलेक्शन होते हैं। और अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, केंद्र सरकार किस प्रकार से देखा जाए तो अपने पास में पावर लेना चाहती थी कि नहीं, आप अपने हिसाब से बना दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को भी, हम भी बैठेंगे, हम सब बैठेंगे और उसमें हम सब निर्णय लेंगे कि नहीं कौन बनेगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसी बात उठी थी और 2015 में केंद्र सरकार ने बड़ी तेज़ी से काम किया था इस मामले में। अब तेज़ी से तो काम करेगी ही क्योंकि मेजॉरिटी वाली सरकार थी। और दूसरी नंबर की बात यह है, उस टाइम में देखा जाए ना तो ज़्यादातर जो चीज़ें केंद्र सरकार के पक्ष में आ रही थी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, यदि हम बात कर लें उस टाइम में, तो हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और ना ही ऐसा हमारा कहने का मतलब भी है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का ही फेवर लिया, ये सब हम नहीं कह सकते। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हम ये कहें कि सरकार क्या चाहती है। सरकार की शायद जो सोच रही थी कि ये इसकी सुनवाई थोड़ी सी ऐसी हो जाना चाहिए था, तो उस पक्ष में ज़्यादा जा रहे थे। उसी टाइम में केंद्र सरकार ने क्या काम करी थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनने सोची कि नहीं, हम एक पैनल बनाते हैं, हम एक कमेटी बनाते हैं, हम एक आयोग बना लेते हैं जिसमें विपक्ष का नेता भी रहेगा, ठीक है, अपने यहाँ कहना चाहिए सरकार का आदमी भी बैठेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठेंगे। ये सब लोग मिलकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला कौन बनेगा उसको डिसाइड करेंगे। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में क्या काम कर दी, इसको ख़त्म कर दी। ये बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया कदम था। तब ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं,
ताकि सुप्रीम कोर्ट फ्री तरीके से काम कर सके। केंद्र सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई सुनवाई चल रही है तो ठीक है। अभी हाल ही में जैसे कि बहुत सारे जो केसेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बड़े बड़े मामले केंद्र सरकार के खिलाफ में कई सारे मामले जाते हैं, उसकी योजनाओं के, उसके नियम कानूनों के केसेस जाते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार के इशारों में नाचने लगे, केंद्र सरकार के दबाव में काम करने लगे। इसीलिए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा रहना चाहिए जो ना तो किसी का पक्ष चले, ठीक है, और ना ही किसी के दबाव में काम करे। इसलिए जो NJAC का गठन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से 2015 में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और अभी फिर से वही मुद्दा उठ रहा था। केंद्र सरकार को लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा मूड अच्छा चल रहा है, अभी ये काम अपन करा ही लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा भी कहना चाहिए मना नहीं किया, सॉफ्ट ही रहा है, हमको एकदम दृढ़ नहीं दिखा था कि नहीं हम ये सुनवाई नहीं करेंगे करके। तो अभी हाल ही में देखा जाए तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही थी। रितु छाबड़िया केस के बारे में आप थोड़ी सी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रितु छाबड़िया केस का भी उल्लेख किया जाता है। रितु छाबड़िया मामले के निर्णय में कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको इंग्लिश में हम CRPC बोलते हैं, सेक्शन 167(2) धारा 167(2) के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार केवल एक संवैधिक अधिकार नहीं है, संविधान में बस इसको उल्लेख नहीं कर दिए, एक मूल अधिकार भी है, जिससे कैदी की राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति से रक्षा करने के लिए आर्टिकल 21 से शक्ति प्राप्त करता है। पता चला जिसको देखा कि नहीं, केंद्र सरकार को लगा कि यार ये तो हम लोगों का विरोध कर रहा है, चाहे जहां देखो अब BJP को नीचे दिखा रहा है, काम करो जेल में डालो इसको और चलने दो, लंबी सुनवाई चलने दो, इनकी एकदम जांच ही चलने दो, जब तक जांच नहीं हो रही तब तक जेल ही में डाले रखो। इससे क्या होगा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, है ना, आज़ादी का अधिकार, जो हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है, वो हमारा प्रभावित होता है। मतलब सरकार की जो अबाध और मनमानी पावर है, उससे मुझे बचाने के लिए CRPC 167(2) दी गई है संविधान में। इसको आप एक संवैधानिक अधिकार बस नहीं बोल सकते, ये तो कहना चाहिए एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है मेरा। ये केसेस आया था, ये चीज़ सुनवाई हुई थी। अब अभी हाल ही में हम रिसेंटली जजमेंट देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को पलट दिया है। अब इससे क्या होगा, CBI है, ED है, और भी जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की हो चाहे कोई भी सरकार की हो, मनमाने ढंग से किसी को भी जेल में रख सकती हैं, 10 दिन 15 दिन, उनका नहीं, अभी तो हमारी जांच ही चल रही है, हम अभी जेल में ही रखेंगे इसको। तो मुझे जो आज़ादी और स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वो उसका हनन होगा यहाँ पर। मेन जो मुद्दा है, मेन जो चीज़ है यहाँ पर यही है। भले ही आप एक चीज़ ये कह सकते हैं, जो जांच एजेंसियां हैं ना, वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा सिटीजन्स की जो आज़ादी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। रितु छाबड़िया मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जांच पूरी किए बिना जांच एजेंसी द्वारा दायर किया गया अपूर्ण आरोप पत्र कैदी के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को ख़त्म नहीं कर पाएगा, पराजित नहीं कर सकता है। इस मामले में देखा गया था कि जांच एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से 60 या फिर 90 दिन की अवधि के भीतर अपूर्ण या फिर पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता था, ताकि कैदी को डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने से हम रोक सकें। इस प्रकार के केसेस हमको देखने को मिल रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर बीच में अपनी टांग अड़ाई थी। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल है, वो टर्की में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उस पर आधारित है। ठीक है, जैसे कि अभी वोटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से एरिया के लोग किसको वोट दे रहे हैं,
एक चीज़ ये बताई जाती है, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है वहाँ के राष्ट्रपति के लिए, तो दो लोग के बीच में कड़ी टक्कर चल रही थी। तो देखना रहेगा कि इस बार वहाँ के राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं। और ओवरऑल रिजल्ट यदि देखें ना तो 50% वोटिंग किसी को भी नहीं मिल पाई थी, ठीक है, जिससे कि वो क्लियरली वहाँ का राष्ट्रपति बन सके। मतलब देखा जाए तो कोएलिशन या फिर गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनने वाली है। यदि यहाँ पर फिर से टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आ जाते हैं तो वो मेनली किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्या क्या उनके लिए चिंताएं रहेंगी, और यदि उनके जो अपोजिशन वाले लीडर हैं वो आ जाते हैं तो वो किन चीज़ों में प्रायोरिटी देंगे, इसके ऊपर भी ये आर्टिकल फोकस करता है। अभी टर्की में दोबारा हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में रजब तैयब एर्दोगन फिर से आगे निकल गए थे। टर्की की सरकारी समाचार एजेंसी से मिले चुनावों के जो आधिकारिक नतीजे थे, इसमें हमें 43% मत पेटियों की गिनती पूरी हो चुकी थी। इसमें एर्दोगन ने अपने प्रतिद्वंदी कमाल केलिच डारोहलू पर बढ़त बनाई हुई थी। और ये चुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि पिछले 20 साल से तुर्की पर जो सत्ता पर काबिज रहे हैं एर्दोगन, निरंकुश इनका शासन चालू है, क्या इनको ये हटा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। 14 मई को जो पहले दौर का मतदान हुआ था वहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिल पाई थी। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सरकार यहाँ पर बनाएगा। तो यही सब यहाँ पर बताया जाता है। शुरुआत यहाँ पर करी जाती है जो 29 मई 2023 की डेट है, ठीक है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए 570वीं एनिवर्सरी कैप्चर ऑफ इस्तांबुल पर कैप्चरिंग या फिर विजय के रूप में 570वीं एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यह काम किसके द्वारा किया गया था? ओटोमल के जो सुल्तान हैं महमद सेकंड 1453 में उन्होंने ये कारनामा किया था। दिस डे आल्सो सिग्नल द इलेक्टोरल विक्ट्री ऑफ टर्कीज मॉडर्न डे सुल्तान रिकेप तैयब एर्दोगन who has begun a fresh term as president of Turkish Republic। अब आज का ये जो दिन है, ये दिन है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ से हमको सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से चुनाव में विक्ट्री मिल सकती है टर्की जो कि मॉडर्न डे के सुल्तान हैं तैयब एर्दोगन इनको। और अभी देखा जाए जो कि टर्किश रिपब्लिक के फ्रेश प्रेसिडेंट माने जा रहे हैं। 600 मेंबर वाली जो पार्लियामेंट है यहाँ पर अभी फ्रेश चुनाव हुए थे, जैसा कि अभी हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था 14 मई को। यहाँ पर काफ़ी कुछ फोरकास्ट निकल कर के सामने आया था जिससे ये पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं हो सकता है कि इस बार हार जाएं उनके चैलेंजर केमल क्लिचदारोग्लू के साथ में, ये इनको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर भी लगभग 88% जो टर्नआउट है इन एन इलेक्टोरेट ऑफ 64 मिलियन लोग में से कहना चाहिए 88% लोग, 88% वोट। एर्दोगन हैड देन ऑब्टेन 49.5%। एर्दोगन को कितना परसेंट गया? 49.5% चला गया। इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, इनके अपोजिट में जो खड़े हुए हैं, उनको मिले हैं 44.8%। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर से आगे पीछे नहीं है। मिस्टर एर्दोगन का जो अलायंस रहेगा, गठबंधन रहेगा, द पीपुल्स अलायंस, इसने जीता है 223 सीट। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। यदि हम देखें क्लिचदारोग्लू की नेशनल अलायंस जिसको मिला है 213 सीट, उनको मिली है 323 और इनको मिली है 213 सीट। मतलब देखा जाए तो लगभग बराबरी की टक्कर यहाँ पर चल रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हो सकता है जनता ये चाहती है कि अब जो एर्दोगन हैं उनको रिटायरमेंट दे देना चाहिए।
एर्दोगन की क्या अपील रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज के टाइम में ये कंफर्म हो गया है कि जो 28 मई का रन ऑफ रहेगा, जहाँ पर हमको टर्नआउट देखने को मिला था 84% का, ठीक है, इतनी परसेंट यहाँ पर हमको वोटिंग देखने को मिली थी। तो मिस्टर एर्दोगन ने वोट जो हासिल किया था वो लगभग रहा था 52%, और जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी रहे थे इनका रहा 48%। दोनों के दोनों कैंडिडेट ने रिटेन कर लिया था अपने पुराने सपोर्ट बेस को, मतलब कि क्योंकि अब बराबरी से वोट दोनों को मिल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनको जो पुराना सपोर्ट है वो वापस मिलते जा रहा है। और बहुत ज़्यादा गैप भी हमको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि 27 मिलियन वोट, 25 मिलियन वोट उनके अपोजिट वाले को मिले हैं और एर्दोगन को मिला है 27 मिलियन। इसके बाद द रिजल्ट ऑफ बोथ इलेक्शन रिवील्स ए शार्प 3 वे जियोग्राफिकल डिवाइड अमंग टर्कीज वोटर। तो पुराना वाला क्या रिजल्ट रहा, इसके अलावा रिसेंटली जो रिजल्ट आया है उसमें किस प्रकार के हम ट्रेंड देख रहे हैं, दोनों को देख चुके, जैसे कि 14 मई का और 28 मई का। यहाँ पर कुछ जियोग्राफिकल डिवाइड हमको देखने को मिल रहा है टर्की के वोटर्स में। अलग अलग एरिया के अलग अलग धर्म या फिर जाति के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो टर्किश हार्टलैंड है, मतलब सेंट्रल एनाटोलिया के लोग हैं, उन्होंने एर्दोगन को वोट दिया है। इनका जो 72% हिस्सा है वो एर्दोगन को गया। 100 में से 72 लोग किसको वोट दिए हैं, एर्दोगन को दिए हैं, मतलब सेंट्रल एनाटोलिया वाला हिस्सा। पूरब वाला हिस्सा टर्की का जहाँ पर कुर्दिश लोग रहते हैं, द मोर मॉडर्न एंड बेटर डेवलप्ड कोस्टल एरियाज, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एकदम मॉडर्न है और काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप हो चुका कोस्टल एरिया है इन द वेस्ट एरिया में कोस्टल वाला हिस्सा। एंड साउथ एंड मोस्ट मेजर सिटीज़ वोटेड फॉर मिस्टर किलिकैडारोग्लू। अब नाम इतना कठिन यहाँ पर लिखा है कि उच्चारण में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखा जाए तो ईस्ट वाला हिस्सा जहाँ पर कुर्दिश लोग रहते हैं, इसके साथ साथ में ऐसा एरिया जो कि ज़्यादा डेवलप हो चुका है, कोस्टल वाला एरिया है, वेस्ट है, साउथ है, ज़्यादातर जो मेजर सिटीज़ हैं यहाँ के लोगों ने वहाँ के विपक्ष के नेता का चयन किया है। एर्दोगन ने अट्रैक्टेड किया था हार्टलैंड को, सेंट्रल एरिया को, बाय आइडेंटिफाइंग विद द रीजन्स सुन्नी आइडेंटिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुन्नी लोग ज़्यादा हैं। एंड रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट वैल्यूज़, ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने नेशनल को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पहले देश है इसके बाद दूसरे लोग हैं। इवन एज ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज लिगेटी ऑफ ओटोमन लीगेसी, अपने आप को वो ओटोमन साम्राज्य का नेता मानते हैं कि मैं जो ओटोमन के टाइम में साम्राज्य हुआ करता था, जिस प्रकार से टर्की उस टाइम में आगे हुआ करता था, उसी को आगे लेकर के जाऊंगा। अपहोल्डिंग इट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट एंड इट्स सिविलाइजेशन ग्लोरी, पहले जैसे पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, मिलिट्री अचीवमेंट हुआ करते थे ओटोमन साम्राज्य में, सिविलाइजेशन जो ग्लोरी हुआ करती थी उसको मैं फिर से जिंदा करूंगा, ऐसा कहना है एर्दोगन का। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं, लिबरल पर्सनालिटी है, वास एट ए डिसवांटेज इन दिस एरिया, इस मामले में उनके जो विपक्षी नेता हैं वो पिछड़ गए हैं उनसे। फिर भी यदि हम देखें कुर्दिश वाले रीजन में और जो मॉडर्न एरियाज है इस कंट्री के, उनकी जो एजेंडा है कि रिटर्निंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इम्प्रूव टाइज विथ वेस्ट वर फाउंड अपीलिंग। उनका कहना है कि मैं यदि एक बार सत्ता में आ गया तो जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चल रही हैं उनमें सुधार लाऊंगा, इसके साथ साथ में दूसरे देशों के साथ में जो रिलेशन हैं उनको हम मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर के ऐसे बोला जा रहा है। मुद्दों की यदि हम बात करें तो इकोनॉमी मेन रूप से एर्दोगन का प्राइमरी कंसर्न माना जा रहा है,
चिंता वाली बात यही है कि इकोनॉमी को अच्छे से नहीं चला पाए हैं। कई सारे क्रिटिक्स लोगों का कहना है, आलोचकों ने ब्लेम किया है प्रेसिडेंट को कंट्री के पारलस सिचुएशन के लिए, बुरी सिचुएशन के लिए। इन्फ्लेशन 44% में चल रहा है, उनकी जो मुद्रा है वो डिप्रिसिएट हो रही है, 80% गिरावट आई है 2018 से ही। एंड निगेटिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनके पास जो एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 151 मिलियन डॉलर की इतनी उसमें कहना चाहिए उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो मिस्टर एर्दोगन हैं उनको ये इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है सब्सटेंशियल फॉरेन सपोर्ट से। लास्ट ईयर क्या हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात और जो सऊदी अरबिया हैं इन्होंने डिपॉजिट किया था लगभग 5 बिलियन डॉलर दोनों देशों ने दिए थे। किसको? टर्की के सेंट्रल बैंक को। जबकि रसिया ने प्रोवाइड किया था लगभग 10 बिलियन डॉलर का फाइनेंस अकूयू न्यूक्लियर पावर प्लांट को। रसिया हैज़ आल्सो एग्रीड टू पोस्टपोन ए 600 मिलियन डॉलर की टर्कीज गैस बिल टू 2024। इसके अलावा 600 मिलियन डॉलर का जो टर्की का गैस बिल है उसको रसिया कह रही है भैया अभी यदि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप 2024 तक पटा देना पैसा। इसके साथ साथ में हम देखते हैं भूकंप जब आया था तो काफ़ी सारे देशों का सपोर्ट मिला था। तो इससे देखा जाए तो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनकी पावर का भी थोड़ा सा यहाँ पर पता चलता है और उसका कहना चाहिए उनको फ़ायदा चुनाव में मिलने वाला है। टर्की की फॉरेन पॉलिसी की यदि हम बात करें, ये सारे जो डेवलपमेंट है वो ये सजेस्ट करते हैं कि टर्की क्या है is unlikely to change its foreign policy posture in the West versus Russia competition। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है टर्की के लिए। वेस्टर्न पावर्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट दैट देयर allies could over time shape new ideas relating to their interest and role in the world affairs। क्योंकि जो वेस्टर्न पावर है ना वो काफ़ी तकलीफ उठा रही हैं कि हम जो सैंक्शन लगा रहे हैं इसको बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं हमारा साथ उतना नहीं दे पा रही हैं। दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू ऑफ टर्की। यही बात टर्की के मामले में भी कहना चाहिए राइट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा है ये 1952 से ही। इट हैज़ क्लियरली एक्वायर्ड द कैपेसिटी एंड द एस्पायरेशन टू चार्ट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी पोजीशन। लेकिन इस मामले में उसने अपने आप को फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्वतंत्र रूप से खड़ा कर लिया कि नहीं, किसी के दबाव में आकर के झुकना नहीं है। क्योंकि रसिया के साथ में भी देखा जाए ना तो ऊपर हम पढ़े हैं कि रिलेशन थोड़ा ठीक ठाक ही यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा एर्दोगन के टाइम पीरियड ने टर्की ने एक्सपांड किया था अपने स्ट्रेटजिक एंड इंटरेस्ट को, एक्सटेंडिंग टू मेडिटेरियन, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, काकसस, सेंट्रल आसिया। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर संपर्क साधा जा रहा है एर्दोगन के टाइम पीरियड में। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द रेड सी एंड विशेस टू शेप इट्स ऑन प्लेस इन इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये खुद चाहता है कि मल्टीपोलर ऑर्डर होना चाहिए विश्व में, खाली चाइना और अमेरिका जैसी दो पावर ही उभर करके सामने ना रहें। यही अप्रोच हमें रिफ्लेक्टेड मिलती है, यही दिखाई देती है टर्की के रोल यूक्रेन वार में, वेयर इट इज़ द ओनली नाटो मेंबर विद क्लोज टाइज विद बोथ यूक्रेन एंड रसिया। क्योंकि आप नाटो के मेंबर हैं, इसके बावजूद भी आपके जो रिश्ते हैं यूक्रेन के साथ में भी अच्छे हैं, रसिया के भी साथ में अच्छे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है तो कहना चाहिए टर्की है यहाँ पर। इसलिए ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। एज विल टर्कीज क्लोज रिलेशन विद चाइना बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस टर्की अटैचेस टू इट्स प्लेस इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरी नंबर की बात यह है चाइना के साथ में भी इसका अटैचमेंट अच्छा चल रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका अटैचमेंट है रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ में।
वहीं वेस्ट एशिया की बात कर लें, ठीक है, वेस्ट एशिया में जो टर्की की डिप्लोमेसी है, इसमें इंक्लूडिंग है इसमें इंक्लूड हम कर दे रहे हैं कि दूसरे देशों के साथ में बढ़िया संबंध बनाना, तो ये काम किया गया है सऊदी अरबिया और यूएई के साथ में। इसके साथ साथ में क्लोज रिंग को वो बनाए रखा है कतर के साथ साथ में ही। टर्की विल आल्सो परस्यू इम्प्रूव्ड रिलेशन विद इजिप्ट को भी आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं एंड वर्किंग कर रहे हैं टुगेदर विथ यूएई टू एड्रेस डिफरेंसेस इन लीबिया एंड ईस्ट मेडिटेरियन। लीबिया और ईस्ट मेडिटेरियन के बीच में जो अंतर चल रहा है उसको भी आप बांटने का काम कर रहे हैं, उसको भी आप सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। ईरान के साथ में यदि हम बात करें, हमने वेस्ट एशिया की बात करी, तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में किस प्रकार से सोच रखता है टर्की उसके बारे में बताया जाता है। टाइज विद ईरान डिफाइंड बाय शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट as also differences in Syria, Iraq and South Caucasus will also a priority concern of the Turkey। लेकिन यहाँ पर सीरिया, इराक और साउथ काकासस में यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि कंसर्न पैदा कर रहे हैं टर्की के लिए। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेनें काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, इसके लिए इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई थी। ये ट्रेन अधिकतम 200 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। नई वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, एयर कंडीशनर वाले कोच हैं, एसी वाले डिब्बे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में इसकी जो कुर्सियां हैं वो घूम सकती हैं। इस कुर्सी को आप 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इस ट्रेन में जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम रहेगा, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, अभी आप कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ में सेफ्टी के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे हैं और बायो टॉयलेट है जो कि वैक्यूम आधारित है। इसमें कई सारी हाईटेक टेक्निक हमको देखने को मिलेगा। इसमें आपको सफ़र करने में थकान बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसे सुरक्षा कवच से भी लैस किया गया है और यही वजह है कि कई सारी ट्रेनों में कई सारे राज्यों में इस ट्रेन को चलाने की डिमांड चल रही है। अभी तक देखा जाए तो भारत में काफ़ी सारी जगहों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ की ही अब बात यदि आप कर लीजिए तो नागपुर से लेकर ये बिलासपुर तक एक वंदे भारत चलती है। उतना ज़्यादा कहना चाहिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस ट्रेन को चलाने के चक्कर में दूसरी ट्रेनों को लेट किया जाता है। दूसरे नंबर की बात यह है इस ट्रेन का किराया ज़्यादा है। इसके अलावा स्लीपर वाली व्यवस्था है, किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आगे और डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा ये बाद वाली बात है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में 2019 में चलाई गई थी। इसी के बाद सेकंड वाली ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच में। नए ज़माने की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पिछले साल मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चालू करी गई थी। इस प्रकार से चौथी वंदे भारत को दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ऊना के बीच में हमने चलाए थे। फिर पांचवी कहाँ चली, ठीक है, छठी कहाँ चली, सातवीं कहाँ चली, आठवीं कहाँ चली, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। अभी जो रिसेंटली हम न्यूज़ देख रहे हैं वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को भी केंद्र सरकार वंदे भारत ट्रेन दे रही है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है और ये वंदे भारत ट्रेन का फर्स्ट लुक आपको दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली। द ट्रेन विल कनेक्ट गुवाहाटी इन असम। असम के गुवाहाटी शहर को नई न्यू जलपाईगुड़ी के साथ में ये जोड़ने वाला है। मतलब कि असम को जोड़ा जाएगा वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी और असम का गुवाहाटी,
नॉर्थ ईस्ट रीजन में दो जगह कनेक्ट होने वाली है। गुवाहाटी को जलपाईगुड़ी से कनेक्ट किया जा रहा है, असम और वेस्ट बंगाल को इसके कनेक्ट किया जा रहा है। अर्लियर द फास्टेस्ट ट्रेन ऑन द रूट टुक 6.5 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ नियरली 400 किलोमीटर। देखा जाए इससे पहले तो जो फास्टेस्ट ट्रेन है यहाँ पर 6.5 घंटा लगा देती थी 400 किलोमीटर को कवर करने के लिए। मिस्टर मोदी ने डेडिकेट किया था 182 रूट 1 किलोमीटर ऑफ न्यूली इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन टू द नेशन। 182 रूट प्रोवाइड करे गए हैं जो कि बिजली से संचालित हो रहे हैं। पहले क्या देख रहे थे हम, ज़्यादातर जो छोटे मोटे शहरों हैं, जैसे कि हमारे वाले एरिया की बात करें, एमपी में सिवनी जिला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब छोटी वाली लाइनें यहाँ पर बिछी हुई थी। मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, यहाँ पर सब छोटी लाइन चलती थी। छोटी लाइन चलती थी मतलब डीजल इंजन यहाँ पर चलता था, बड़ी लाइन तक नहीं थी। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि सबको इलेक्ट्रीफाई का काम किया जा रहा है। आज के टाइम में जो 425 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है असम में एंड मेघालय में, इसको पूरा बिजलीकृत किया गया है। मतलब यहाँ पर ट्रेनें आज के टाइम में बिजली से चल रही। इससे कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराया जाएगा लोगों के लिए, और यहाँ पर आपको हाई स्पीड भी देखने को मिलेगा एंड लेस रनिंग टाइम पीरियड कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ा दी जाएगी। मोदी का कहना है कि जो 2014 से पहले एवरेज रेलवे जो बजट रहा करता था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वो था 2500 करोड़ रुपया, जिसको हमने बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपया कर दिया है करंट ईयर में। मतलब 4 गुना हमने बजट को बढ़ाया है। आज के टाइम में जो कैपिटल ऑफ मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, ये कनेक्ट हो चुकी हैं पूरी कंट्री के साथ में। बहुत ही जल्दी जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, ये कनेक्टेड हो जाएंगी ब्रॉडगेज नेटवर्क के साथ में। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो प्रगति चल रही है उसके बारे में कभी कुछ लिखने के लिए हमको आता है तो हम इसका उल्लेख कर सकते हैं कि रेलवे के मामले में किस प्रकार से ये अदर पार्ट के साथ में कनेक्ट होते जा रहे हैं। फॉरेन वाले पेज से देखा जाए तो एक बहुत कहना चाहिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि चाइना ने पूरी तैयारी कर ली है कि पहला सिविलियन को वो भेजने वाला है स्पेस में। आज के दिन चाइना सेंड करेगा पहले सिविलियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में एज ए पार्ट ऑफ क्रूड मिशन। क्रूड मिशन का एक ये हिस्सा है टू द टियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑन ट्यूसडे। स्पेस स्टेशन बनाया गया है अंतरिक्ष में जिसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन, और यहाँ पर भेजा जाएगा एक सिविलियन एस्ट्रोनॉट को। आज तक देखा जाए तो जितने भी जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं उनको सेंड किया गया था स्पेस में, हैव बीन पार्ट ऑफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जो गुई हाईचाओ है एक प्रोफेसर हैं बीजिंग के बिहांग यूनिवर्सिटी में, और इनको आप भेज रहे हैं एंड विल मैनेज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टेशन ड्यूरिंग द मिशन। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ऐसा कहना है चाइना की मैन्ड स्पेस एजेंसी स्पोक्सपर्सन लिन क्वांग का। हिस मिशन विल कैरी आउट लार्ज स्केल इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट। इनके द्वारा इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए जाने हैं, इसीलिए इनको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। तो ये तो था, ठीक है। अभी तक जो भेजे गए हैं लोग भेजे ज़रूर गए हैं, लेकिन वो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड व्यक्ति जाया करते थे। अब आप यहाँ पर आप एक प्रोफेसर को वहाँ पर भेज रहे हैं ताकि कुछ यहाँ पर अध्ययन किया जा सके।